गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीपी ग्रुप के आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ में हैं मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा जी, जो कि रीजनल मैनेजर ट्रेनिंग वेस्टीज से हैं। और हमने अक्सर इनके बहुत अच्छे सेशंस अपने यहाँ पे भी कराए। इसके अलावा उनके जो भी सेशंस होते हैं वो भी हमने कई बार अटेंड किए हैं और बहुत हमें उनसे इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो आज भी हमारी रिक्वेस्ट पे वो दोबारा से यहाँ आए हैं। और आज जो टॉपिक जो पिछली बार अधूरा रह गया था, आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स, पार्ट 2 को लेकर के हम उनके साथ उपस्थित हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी नोटबुक और पेन को साथ में रखते हुए आज के इस सेशन के लिए मैं अनुरोध करता हूं मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा जी का कि प्लीज वो आए और हमको कुछ सिखाएं। ओवर टू सिद्धार्थ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका थैंक यू कि आप अपना समय निकालते हैं इन सेशंस के लिए। और सीखते रहना बहुत जरूरी है वेस्टीज के बिजनेस में, अगर हम निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम जितना ज्यादा सीखते जाएंगे हम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब हमें ये पता नहीं चलेगा कि कब हमारा नेटवर्क बिल्ड हो गया, कब हम इस बिजनेस में सफल हो गए। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। कब हम कामयाब हो गए, वी विल नॉट इवन गेट टू नो, जब हम सिस्टम के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। और अगर आपको याद हो तो पिछली बार मैंने एक चीज बताई थी कि आप किसी व्यक्ति को जब प्लान देने जाते हैं तो आप क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं, या आपके लिए वेस्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप सामने वाले व्यक्ति की नीड को आइडेंटिफाई करें कि उसको क्यों वेस्टीज अच्छा लगेगा या क्यों वो हमारी टीम में जुड़ना चाहेगा। और थोड़ा सा रिकैप करते हुए पिछली बार का सेशन अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि हम किसी भी जोड़ सकते हैं, बशर्ते हम इन दोनों में से कोई एक काम करें। पहला काम, या तो हम उस व्यक्ति की नीड को आइडेंटिफाई करें या फिर हम उस व्यक्ति की नीड को क्रिएट करें। और इस दुनिया में कोई भी आदमी कोई भी काम तब तक नहीं करता जब तक उसे कोई भी काम करने की जरूरत महसूस नहीं होती, राइट। तो नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हम सब ने ये बात सुनी है, हम जानते हैं, राइट। इसके ऊपर हमने पिछली बार बात करी थी। और डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स, अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरतें हैं। एक चीज हर व्यक्ति को मोटिवेट नहीं करती, लोगों को मोटिवेट करने के कारण अलग अलग होते हैं। और व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू आइडेंटिफाई द नीड्स। तो अगर आपको याद हो तो पिछली बार मैंने आपको ये पूरा पिरामिड दिखाया था जिसके अंदर मैंने कुछ नीड्स के ऊपर बात करी थी कि इंसान की बेसिक नीड्स होती है रोटी, कपड़ा और मकान। अगर वो पूरी नहीं हो रही तो वो उससे ऊपर नहीं सोच सकता। तो पहले आपको ये देखना है कि उसकी बेसिक नीड पूरी हो रही है या नहीं। और अगर बेसिक नीड पूरी हो रही है तो उसे लाइफ में और क्या चाहिए हो सकता है, सिक्योरिटी चाहिए हो सकती है, सेफ्टी चाहिए हो सकती है, राइट। ये कारण हो सकता है लोगों के इस बिजनेस में आने का कि बहुत से लोगों के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पैसिव इनकम नहीं है, उनकी नौकरी के अलावा कोई और जरिया नहीं है इस बिजनेस, सॉरी, नौकरी के अलावा कोई और जरिया नहीं है, या जो वो काम कर रहे हैं उसके अलावा आय का कोई और साधन नहीं है। जब तक वो काम कर रहे हैं उनको तभी तक इनकम आ रही है। तीसरा कारण हो सकता है लोगों के इस बिजनेस में आने का, वो है पहचान। एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो उनको मौका देता है अपने आप के लिए एक पहचान हासिल करने का। तो वेस्टीज एक कारण बन सकता है लोगों को एक पहचान दिलाने का, दैट कुड बी वन रीजन। फिर हम बात करते हैं एस्टीम नीड। एस्टीम नीड क्या होती है, जहां पर लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं। ये एक कारण हो सकता है लोगों के इस बिजनेस में आने का। एंड देन कम्स एक्चुअलाइजेशन नीड। एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होता है, जहां पे हम सेल्फ डेवलपमेंट को भी, सेल्फ डेवलपमेंट भी एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का पार्ट है। हमारे भारत देश में उसको कहा जाता है निर्वाण। एक ऐसी स्थिति जहां पर आप जिंदगी की सबसे हायर स्टेज को अचीव करना चाहते हो और आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, आप समाज को कुछ देना चाहते हो। तो ये सारी जरूरतें अलग अलग इंसान की होती हैं और वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी व्यक्ति की किसी भी नीड को पूरा करने में सक्षम है, बशर्ते हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि उस व्यक्ति की नीड क्या है।
नाउ जब आप किसी व्यक्ति को प्लान देने जाते हैं, तो प्लान देने से पहले बिफोर यू बिगिन विद द प्लान, यहां पर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा जो कि एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक चीज याद रखिए, आपने चाहे कितने भी प्लान क्यों ना दिए हों, आपको तब तक प्लान देते रहना है। पहली बात तो ये, जब तक आपको आपके जैसे 6 लोग नहीं मिल जाते। हमारे से गलती क्या होती है, नए नए आए वेस्टीज में, 6 ज्वाइनिंग कराई और रुक गए, और उन 6 में से 5 ऐसे हैं जो काम करने वाले ही नहीं है, जो कुछ करना ही नहीं चाहते जिंदगी में, और आपको लग रहा है नहीं ये 6 के 6 मेरे क्राउन बनेंगे, ये मेरे 6 चमकते हुए सितारे। राइट, जस्ट अ सेकेंड यार। ओके, अब पता नहीं क्यों इसी टाइम सब लीडर्स के कॉल आ रहे हैं, 2 कॉल आ गए हैं, तो मैं फोन को म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि कल सुबह का लिंक नहीं दिया ना मैंने मॉर्निंग मंत्रा का, इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि कल की ट्रेनिंग है या नहीं, तो मैंने अभी फोन को म्यूट कर दिया। चलिए, जब तक आपको आपके जैसे 6 लोग नहीं मिल जाते, तब तक आपको प्लान देते रहना है। पहली बात तो ये, चाहे उसके लिए आपको 100 लोगों को भी प्लान देना पड़े। दूसरी बात ये कि आप चाहे कितने भी प्लान क्यों ना दे चुके हो, हर प्लान उसी कमिटमेंट के साथ देना है जिस कमिटमेंट के साथ आपने अपना पहला प्लान दिया था। कई बार हमें लगता है यार मैं तो प्लान देता ही रहता हूँ, मेरे लिए तो प्लान देना बहुत नॉर्मल सी बात है, तो बेटर है कि मैं ऐसे दे देता हूँ, चलो मेरे तो बाएं हाथ का खेल है। देखिए, आपके लिए शायद आपके लिए वो 100वां प्लान हो, लेकिन उस एक व्यक्ति के लिए वो पहला प्लान है जिसको आप प्लान देने जा रहे हो, और आपको नहीं पता कि कौन सा अगला व्यक्ति है जो आने वाले समय का आपकी टीम का यूसीडी या डीयूसीडी हो सकता है, यू नेवर नो। एंड नंबर 3, जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आप किसी व्यक्ति को प्लान देने जा रहे हैं, तो आप ये मत सोच के जाएं कि चलो देते हैं प्लान, करके देखते हैं करेगा कि नहीं, हमें वैसे लगता तो नहीं कि ये करेगा, बट अपलाइन ने बोला है प्लान देना है तो चलो दे देते हैं। तो वो करता होता तो भी नहीं करेगा, क्योंकि आप पहले से ही हार गए हो। आप ये सोचकर जाओ कि अभी तक का सबसे बेस्ट प्लान में देने जा रहा हूं, और कैसे ही नहीं करेगा यार, मैं प्लान दे रहा हूं, कैसे नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो उसमें उसका नुकसान है। राइट, इस एक थॉट प्रोसेस के साथ आपको प्लान देना है। और इसके बाद जो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जस्ट ए सेकेंड गाइस, ओके, इसके बाद जो एक चीज और इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप प्लान देने जा रहे हो, तो आप ये देखो कि मैं किसको प्लान देने जा रहा हूं। अगर मैं एक हाउसवाइफ को प्लान देने जा रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि इनको किसका उदाहरण देना है। अगर मैं एक स्टूडेंट को प्लान देने जा रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि इनको किसकी कहानी प्रेरित करेगी। राइट, दैट शुड बी समथिंग विच, ये बहुत कॉन्क्रीट तरीके से तैयारी आपकी होनी चाहिए। आपके पास सारे टूल्स हो, आपके पास फ्लिप चार्ट हो, वॉइस मैगजीन हो, आपके पास कार बुक हो, आपके पास दिखाने के लिए वीडियोस हो, आपके पास करने के लिए डेमो प्रोडक्ट हो, ऑल द थिंग्स। हमारे एमडी सर क्या बोलते हैं, वो कहते हैं जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो हर प्लान से पहले आपको तैयारी कर लेना बहुत जरूरी है। राइट, नाउ जब आप किसी व्यक्ति को प्लान देने पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर आई थिंक मैंने ये पिछली बार बताया था, और मैं ये आपको डिटेल में अब बता रहा हूं कि उस व्यक्ति को सीधा प्रोडक्ट या प्रोफाइल बताना शुरू मत करो, क्योंकि प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान ये बताने में कितनी देर लगेगी आपको, पौना घंटा। और आइडियली जहां तक मुझे लगता है, एक अच्छा प्लान वही होता है जिसमें 10 मिनट का प्रोफाइल हो, मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट का प्रोडक्ट हो, और 15 मिनट का प्लान हो। मतलब टोटल मिला के 40-45 मिनट से ऊपर या 1 घंटे से ऊपर का प्लान नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पूरे दिन लेके बैठे हुए हैं उसे, वो अपने बाल पकड़ लेगा, वो कहेगा भाई मेरा आधा दिन तुमने खा गया, क्योंकि लोगों में शुरू में इतना अटेंशन स्पैन नहीं होता। लेकिन बात शुरू कैसे करनी है, बात यह है, अब आप जब प्लान देने गए हो किसी व्यक्ति को, उसको बोलो सर देखिए, या मैम देखिए, जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं या चाहती हूँ, आप उसे करेंगे या नहीं करेंगे वो डिसीजन आपका होगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करूं, मैं आपको कुछ अलग अलग कारण बताना चाहूंगा जिन कारणों के करके लोग इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ते हैं, और इन कारणों को बोलते हैं टॉप सक्सेस ड्राइवर्स। ये आपके लिए है टॉप सक्सेस ड्राइवर्स, राइट, कि जो चीजें लोगों को ड्राइव करती हैं इस बिजनेस में आने के लिए। तो थोड़ा सा 5 मिनट लेके बेशक आप इन कारणों के बारे में बात करो,
कि जी देखिए बहुत से लोग अच्छी हेल्थ पाने के लिए आते हैं, इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि वो आज तो हेल्दी हैं लेकिन आने वाले समय में भी हेल्दी रहना चाहते हैं और ये इंश्योर करना चाहते हैं कि उनके और उनके परिवार के लोगों की हेल्थ अच्छी रहे। दूसरा कारण होता है लोगों के इस बिजनेस में आने का कि वो अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो काम में ज्यादा समय ना बिताकर अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम ज्यादा बिताएं आने वाले कल में। ये एक कारण होता है जिसके करके वो इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ते हैं। तीसरा कारण होता है फॉरेन टूर। बहुत से लोग दुनिया घूमना चाहते हैं, पूरी दुनिया देखना चाहते हैं, वो भी उन्हें प्रेरित करता है इस बिजनेस में आने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने के लिए। और अपना घर बनाना, आई थिंक ये हर व्यक्ति का सपना होता है, तो बहुत से लोग अपना ड्रीम हाउस बिल्ड कर चुके हैं और बहुत से लोग करना चाहते हैं, इसलिए आज इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए आते हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छा भविष्य। और बहुत से लोग अपना खुद का बॉस बनना चाहते हैं, दे वांट टू वर्क फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि उन्हें लगता है यार अपने लिए कुछ करना जरूरी है, और नौकरी में रहते हुए या जो काम वो कर रहे हैं उसमें रहते हुए शायद उन्हें नहीं लगता कि वो अपने बॉस हैं या अपने लिए काम कर पा रहे हैं। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो उन सब लोगों को मौका देती है जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तलाश में है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको मौका देता है जहां आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोग इज्जत, शोहरत, नाम, एक पहचान पाने के लिए इस बिजनेस में आते हैं, क्योंकि आज आप किसी को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन अगर आप इस बिजनेस में आ गए या इस प्लेटफॉर्म में आ गए तो कल को कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां लोग आपको नहीं जानते होंगे, राइट। तो ये एक कारण होता है। बहुत से लोग लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए आते हैं और बहुत से लोग अपने और अपने परिवार को एक सिक्योर फ्यूचर देने के लिए इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ते हैं। तो ये अलग अलग कारण है। अब यहां पर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा और आई होप कि आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल तो देखिए ये है, आप प्रेस्टीज करेंगे नहीं करेंगे, जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, वो डिसीजन मैं आप पे छोड़ दूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ये जो भी आपने ये 7-8 जो आपने कारण देखे, जिन अलग अलग कारणों से लोग इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ते हैं, इन सारी चीजों में से अगर आपको कोई एक चीज चुननी हो जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, या जो आप निश्चित तौर पर आने वाले समय में चाहेंगे कि ये एक चीज तो मेरी जिंदगी में होनी ही चाहिए, या ये एक चीज मैं हासिल करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो वो क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? राइट। अब यहां मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां मैं आ रहा हूं प्रोबिंग मोड में। अब यहां पे सवाल मैं कर रहा हूं, जवाब वो दे रहा है, लेकिन रिमोट कंट्रोल अब मेरे हाथ में। ये आप बताओ जी, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आप अगर एक चीज आपको चुननी हो जो आपको लगता है आपको चाहिए ही चाहिए, वो क्या होगी? अब मान लीजिए वो कोई भी एक चीज चुनता है। अब मुझे पता है आपके दिमाग में दो बातें आ रही होंगी। पहली बात तो ये आ रही होगी कि वो चुनता है तो ठीक, नहीं चुनता तो मैं आगे बताऊंगा अगली स्लाइड पे। लेकिन मान लीजिए अगर वो कोई एक चीज चुनता है, वो कहता है जी हेल्थ मेरे लिए बहुत जरूरी है, या फॉर एग्जाम्पल वो कहता है सिक्योरिटी बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि मुझे चाहिए कोई ऐसी चीज, या मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में मेरे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो, मेरी मेरी लाइफ सिक्योर हो, राइट। वेरी गुड सर, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने सिक्योरिटी को चुना। कोई भी चीज जो भी वो चुनता है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको प्रैक्टिस करना अपनी टीम में, अलग अलग चीजें उठा के उस लिस्ट में से। तो मान लीजिए उसने सिक्योरिटी को चुना, तो आप उससे कहते हो वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इस चीज को चुना। बट मैं थोड़ा क्यूरियस हो रहा हूं जानने के लिए कि आपने ये ही क्यों चुना? आप कुछ और भी चुन सकते थे। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या आप मुझे थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं? तो यहाँ पे आप उस व्यक्ति को और डीप में सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि यार क्यों मैंने सिक्योरिटी चुनी है। अब वो खुद बोलेगा और वो खुद आपको अपने कारण देगा। आपको नहीं कहना कुछ भी, वो अपने आप बताएगा कि सिक्योरिटी कितनी जरूरी है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, जो कर रहा हूं काम उसमें आज पैसा आ रहा है, कल का नहीं पता, फ्यूचर सबको चाहिए, व्हाटएवर, राइट। अब यहां पर उससे एक सवाल और करो, तीसरा सवाल, कि जो काम आप कर रहे हो फिलहाल में, क्या आपको लगता है इस काम को ही अगर आप करते रहो, या जैसे अभी आप अपनी जिंदगी जी रहे हो अगर उसी तरीके से आप जीते रहो,
तो क्या आपको लगता है कि ये एक चीज जो आप अचीव करना चाहते हो, ये अचीव करना पॉसिबल होगा या आसान होगा? राइट, ये सवाल आपने उससे करा। अब यहां पर भी दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो कहेगा नहीं आसान नहीं है, मुश्किल होगा या नहीं हो पाएगा, या हो सकता है वो थोड़ा अपने आप को थोड़ा ना डिफेंड करने के लिए या अपनी ईगो को रखने के लिए कई बार कहता है हाँ हाँ हो जाएगा, वो तो मुझे पता है कैसे होगा। राइट, तो यहाँ पे अब आपका प्रॉम्प्टर आएगा। आपका प्रॉम्प्टर क्या है कि अब आप थोड़ा सा वो गैप उससे दिखाओगे कि ठीक है सर आप कह रहे हैं हो जाएगा, लेकिन ये बताइए ना कि जॉब से आपको इनकम कब तक आ रही है? तभी तक आ रही है जब तक आप काम कर रहे हो। आज आपके अंदर जितनी क्षमता है शायद आज के 10 साल बाद ना हो, मेरे अंदर भी नहीं होगी। तो हम जब तक काम करेंगे जॉब में या जो काम हम कर रहे हैं उसमें तभी तक पैसा आना है। और आज के डेट में आपको पता है कि लॉकडाउन, कोरोना, पेंडेमिक, बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर एक अनस्टेबिलिटी आई पिछले 2 सालों में, आपने देखा। तो डोंट यू थिंक कि आपको और बेटर प्लानिंग करनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ में और आपके बच्चों को आने वाले टाइम में एक बेहतर सिक्योरिटी मिल पाए? तो यहाँ पे अगर सामने वाला हिचकिचा रहा है वो बात कहने से जो आप सुनना चाहते हो, तो आप उससे प्रेरित कर सकते हो थोड़ा सा और बीच में प्रोबिंग करके। राइट, अब उसको बोलो कि सर देखिए अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊं जहां पे आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आने वाले समय में अपने और अपने परिवार के लिए, जैसे कि आपने कहा सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, वो सिक्योरिटी आप निश्चित तौर पर हासिल करेंगे ही करेंगे, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। राइट, और बिना अपने एग्जिस्टिंग काम को डिस्टर्ब किए। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? मैं चाहता हूं एक बार आप देख लो, समझ लो, फाइनल डिसीजन मैं आप पे छोड़ दूंगा। एंड आई थिंक जब आप किसी को लाइन बोलते हैं ना, फाइनल डिसीजन आप पे छोड़ दूंगा या फाइनल डिसीजन आपका होगा, तो सामने वाला व्यक्ति चाहे कितने भी क्लोज माइंड से बैठा हो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे कंफर्टेबल कर दिया आपकी बात सुनने के लिए। ना यहां पर अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अब हम शुरू करेंगे अपना प्लान। लेकिन प्लान पे आने से पहले कई बार क्या होता है कि हमें ये भी देखने को मिलता है कि सामने वाला कहता है, आपने वो 7-8 रीजन दिए, सामने वाला कहता है जी मेरे लिए तो इनमें से कुछ भी जरूरी नहीं, या मेरे पास तो सब कुछ है जो आप बता रहे हो। ऐसे लोग होते हैं, हो सकता है वो चीज सच हो, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि वो सिर्फ अवॉइड करने के लिए या बचने के लिए वो ये कह रहा होता है। तो जब वो कहता है जी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए इनमें से, तो अब यहां पर आपको अपना एक और अस्त्र निकालना है, और वो है कि अब मैं इसे कस्टमर बनाने की कोशिश करूंगा, कंज्यूमर। ये सर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है? अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा तो फिर एक बात बताओ, हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? हेल्थ है कि नहीं? वो तो आई थिंक वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अब यहां पर उसका अस्त्र आएगा, मैं तो हेल्दी हूं। तो फिर आपका दूसरा जवाब आएगा कि हेल्दी हो और हेल्दी रहो इसलिए ये सप्लीमेंट जरूरी है। फिर उसके और 2-4 सवाल आएंगे। अब मतलब अब आपको उसे कंज्यूमर बनाने की तरफ ले जाना है। अगर उनमें से कुछ भी नहीं चुनता, जस्ट डाइवर्ट योर फोकस, ताकि अब मैं इसको एक कंज्यूमर कैसे बनाऊं, प्रोडक्ट के फायदे कैसे बताऊं। हालांकि उसमें भी उसके कुछ सवाल होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गोली अंदर और आत्मा बाहर, राइट, या तुम्हारे प्रोडक्ट डॉक्टर से पूछ के खाने हैं क्या, डॉक्टर ने मना कर दिया तो नहीं खाऊंगा, या जो भी वो बोलता है उन सवालों के आपको फिर उसी तरीके से जो जवाब, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो होती है देने, और कोशिश करना है कि आप इसे कंज्यूमर बनाएं। राइट, और अगर बना पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाए तो थैंक यू बोलो, हाथ मिलाओ, उसको बोलो चलिए अगली बार मिलते हैं, फिर इससे फॉलो अप करो आगे। राइट, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बेसिकली ये एक तरीका है जिस तरीके से आप उसको किसी भी व्यक्ति को इफेक्टिव प्लान देते हैं। नाउ अब जब हम बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को, अब हमने उसकी नीड आइडेंटिफाई कर ली, उससे कुछ सवाल कर लिए, अब हमने उससे कहा कि चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपका आपका ये लक्ष्य कैसे पूरा हो सकता है या कैसे आप इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर जब आप प्लान देना शुरू करोगे तो देखिए हमारा प्लान जो हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है कि उसमें ऑलरेडी सामने वाले के बहुत सारे सवालों का जवाब हो, कि वो सवाल जो शायद वो कर सकता था या करने वाला था या करता मीटिंग के आखिरी में, वो नहीं करेगा अगर आपने एक अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। नॉर्मली एक व्यक्ति क्या जानना चाहता है? सबसे पहले तो वो यही जानना चाहते हैं कि व्हाट इज इट, ये है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है। राइट,
कैसे काम करते हैं ये प्रोडक्ट, कैसे खाने होते हैं, कब तक खाने होते हैं, नेटवर्क कैसे बनता है, टीम कैसे बनती है, बिजनेस कैसे होता है। तीसरा, एक जो डाउट होता है लोगों का कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में मैं ही अकेला हूं जिसको ये ज्वाइन कराना चाहता है, क्या मेरे अलावा कुछ और लोग कर रहे हैं कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बच्चे का एक स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हो और आपको पता लगता है कि आपके पड़ोसी का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप ना थोड़े निश्चिंत हो जाते हो कि हाँ यार, हमारा अकेला बच्चा नहीं है, और बच्चे भी आसपास के वहां पढ़ रहे हैं। राइट, ये सिक्योरिटी देता है किसी व्यक्ति को कि और लोग भी कर रहे हैं, मेरे जैसे और लोग भी कर रहे हैं, या मेरे जैसे और लोग भी ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं। राइट, देन एक और सवाल होता है कि ठीक है, औरों के लिए ये चीज काम कर रही है, लेकिन मेरे लिए इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों करूं, या मैं ये प्रोडक्ट क्यों खाऊं। हो सकता है औरों में और मुझे मेरा कोई केस अलग हो, दूसरे का केस अलग हो, यू नेवर नो। एंड लास्ट एक डाउट जो लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है, कैन यू प्रूव इट, कि सामने वाला व्यक्ति ये जानना चाहता है कि आप अपनी बात को प्रूव कैसे करोगे। बहुत बार क्या होता है, हम पूरा प्लान दे जाते हैं, फिर भी सामने वाले के डाउट रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट नहीं आया उसमें। वो सुन तो गया आपकी बात, अच्छी तो लगी आपकी बातें, लेकिन वो मान नहीं रहा, वो अभी भी नहीं मान रहा कि नहीं हो सकता है, ये होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लगता होगा, या प्रोडक्ट काम करेंगे कि नहीं। तो यहां पर अब ये सारे सवालों का जवाब आपकी एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में छुपा हुआ होना चाहिए। एक ऐसी प्रेजेंटेशन आपको देनी है जो सामने वाले व्यक्ति के ज्यादा से ज्यादा डाउट्स को क्लियर करे, राइट। अब यहां पर जब हम डाउट्स की बात करते हैं, तो डाउट्स क्यों आते हैं? जब ट्रस्ट नहीं होता, जब विश्वास नहीं होता। और किसी भी चीज में विश्वास बढ़ाने का एक तरीका होता है, वो होता है सबूत। सबूत मतलब एविडेंस। आपने देखा होगा कोर्ट में दलीलें नहीं चलती। जब कोई कोर्ट केस चल रहा होता है तो वहां दलीलों से ज्यादा जो चीज प्रभावित करती है जज को, वो होती है एविडेंस। कि आप एविडेंस लाओ, सबूत लाओ, किस आधार पर आप ये बात बोल रहे हो कि आपकी कंपनी बेस्ट है, किस आधार पर आप ये बात बोल रहे हो कि आपके प्रोडक्ट सबसे अच्छे हैं या आपके प्रोडक्ट से नुकसान नहीं होगा, किस आधार पे आप ये बात बोल रहे हो कि ये कंपनी स्टेबल है, किस आधार पे। तो वो डाउट रह जाएगा अगर हम एविडेंस नहीं देंगे। तो यहां एक मॉडल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक एविडेंस मॉडल, जो अलग अलग, जब भी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इनमें अलग अलग तरीके के एविडेंस है जो आप जरूरत के अनुसार सामने वाले के डाउट को ध्यान में रखते हुए या सामने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए आप उस एक एविडेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसका वो डाउट क्लियर हो जाए। तो यहां लिखा हुआ है एविडेंस डिफीट्स डाउट, ये लाइन हमेशा याद रखना। एविडेंस डिफीट्स डाउट, एविडेंस डाउट को डिफीट करता है, हराता है। जब भी आप कोई बात किसी व्यक्ति के आगे रख रहे हो, तो उस बात को एविडेंस के साथ जब आप रखते हो, तो वो सामने वाले के डाउट को क्लियर करने में मदद करती है हमारी। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में अलग अलग तरीके के एविडेंस कौन कौन से होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जिससे हम सामने वाले व्यक्ति के डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला एविडेंस होता है डेमो। और आई थिंक हम में से बहुत से लोग डेमो करते हैं, करते हुए देखते हैं अपने अप्लायंस को। फ्लैक्स ऑयल का डेमो, या प्रोडक्ट खा के दिखाने का डेमो, या एयर प्योरीफायर का डेमो, राइट। बहुत सारे डेमोज हैं आज, आप अपने टीम में बहुत से लोगों को करते हुए देखते होंगे। लेकिन तो डेमो क्या करता है, कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि सर देख लो ये कैसे काम करता है, अभी क्लियर हो जाएगा। आप बहुत जगहों पे जाते हो, आप देखते हो बहुत से लोग डेमो करके दिखाते हैं प्रोडक्ट का। तो हमारे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके हम डेमो करके दिखा सकते हैं। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि जब भी आप कोई ऐसा डेमो करने जा रहे हो जो आपने कभी नहीं करा, आपको लगता है ये नया डेमो है, मैं इस बार ये डेमो करूंगा या करूंगी, और वो डेमो आपने किसी को करते हुए देखा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेमो है, तो पहले एक बार वो डेमो अपने घर पे करके देख लेना। ऐसा ना हो कि आप सामने वाले को पास जाओ, उससे कहो मैं तुम्हें दिखाऊंगा जादू, और वो जादू आपका फेल हो गया, क्योंकि आधी बात आप भूल गए कि करना क्या था, राइट। सो ऑलवेज प्रैक्टिस डेमो, इससे पहले कि आप डेमो किसी के सामने करो। दूसरी चीज होती है, दूसरा जो एविडेंस होता है वो होता है ई फॉर एग्जाम्पल, कि आप जब एग्जाम्पल कहाँ यूज होते हैं, सामने वाले का डाउट है कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, तो यहाँ पे हम उसे कुछ ऐसे लोगों का उदाहरण दे सकते हैं जो बहुत बिजी थे,
जैसे मुझे आज एक व्यक्ति के बारे में पता चला जो गार्ड था पेशे से और 12 घंटे की नौकरी करता था, अभी उससे वेस्टीज में 1 साल हुआ है और आज वो 70,000 रुपए के चेक पे। थिंक अबाउट इट, वो 15,000 रुपए कमाता था और 12 घंटे की नौकरी करते हुए भी उसने वेस्टीज को शुरू किया। और उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी, बट यस, मुझे याद नहीं आ रहा, बट एटलीस्ट आप अगर किसी व्यक्ति को बता रहे हो एग्जाम्पल, तो उस व्यक्ति के नाम के साथ बताओ जिसकी आप बात कर रहे हो, राइट। तो अगर कोई भी डाउट है, उस डाउट में एग्जाम्पल्स हम यूज कर सकते हैं। हाउसवाइफ को हाउसवाइफ का एग्जाम्पल दो, स्टूडेंट को स्टूडेंट का एग्जाम्पल दो, जॉब करने वाले व्यक्ति को जॉब करने वाले व्यक्ति का उदाहरण दो। तो यहाँ मैं सफलता की कहानियों की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट सक्सेस स्टोरीज, राइट। प्रोडक्ट के रिजल्ट्स, जो रिजल्ट लोगों को मिले हैं, एग्जाम्पल दो। ये एग्जाम्पल्स आप शेयर करिए लोगों के साथ। तो ये आई थिंक हमें से भी बहुत से लोगों को उन कहानियों ने ही प्रेरित किया है इस बिजनेस में आने के लिए, जो हमारे अपलाइन ने हमें सुनाई है, या जिन लोगों को हमने सफल होते हुए देखा है, जिनके बारे में हमने सुना है। तो एग्जाम्पल्स यूज करिए। तीसरी चीज होती है फैक्ट। तीसरा एविडेंस होता है फैक्ट, जहां पे आप कंपनी के कुछ फैक्ट्स सामने वाले के आगे रखते हैं। अब फैक्ट्स क्या होते हैं? फैक्ट्स होते हैं कोई भी चीज जो प्रूव की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे आज ये कहूं कि वेस्टीज इंडिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, तो कई बार लोग हम ये बातें करते तो हैं, लेकिन क्या इस बात में कोई दम लग रहा है आपको? मतलब मुझे, अगर मैं पहली बार आपकी बात सुन रहा हूं, तो मुझे पता क्या लगेगा? मुझे लगेगा फेक रहा है। क्यों? क्योंकि आप ना क्लेम कर रहे हो, आप क्लेम कर रहे हो, आप कह रहे हो नंबर 1 है। भाई किस आधार पे नंबर 1 है? लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पिछले साल पूरे इंडिया के अंदर वेस्टीज एकमात्र इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने 2500 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया। इस आधार पर मैं आपको ये बोल रहा हूं, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अब बताओ, अब बात कैसी लग रही है सुनने में, राइट? तो फैक्ट मतलब जहां आंकड़े हों, जहां नंबर्स हों, जो प्रूफ किया जा सकता हो। सो फैक्ट बताने कंपनी के बारे में, क्लेम नहीं करने। आज मैं ये बोलूं कि अरे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से के टक्कर का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये क्लेम लग सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सर हमारे पास 3500 से ज्यादा डीएलसीपी हैं पूरे इंडिया में, आप कहीं पर भी जाके नेटवर्क एक्सटेंशन कर सकते हैं, राइट नाउ, ये क्रेडिबल है। 3500 है तो मैं प्रूव कर सकता हूं, दिखा सकता हूं। हमारी वेबसाइट पे चले जाओ, पता चल जाएगा कितने डीएलसीपीज हैं, कितने मिनी डीएलसीपीज हैं, यू विल गेट टू नो, राइट। फैक्ट्स, फैक्ट्स प्रेजेंट करो, क्लेम मत करो। चौथी चीज है यहाँ पर एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब कोई भी चीज जो दिखाई जा सकती है, जो सामने वाला फील कर सकता है। जैसे आप देखते हैं कई बार हम कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के डेमो करके दिखा सकते हैं, ये सॉरी एग्जिबिट दिखाते हैं, ये देखो ये शेड कैसा है, या देखो ये डीओ की फ्रेग्रेंस आप चेक करो, राइट। कोई भी चीज जो सामने वाला फील कर सकता है, देख सकता है, जैसे वॉइस मैगजीन, कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। जो सामने वाले को आप दिखाते हो, जो वो फील कर सकता है पर्सनली, तो यहां आपके टूल्स काम आते हैं। देन कम्स ए फॉर एनालॉजी। एनालॉजी एक और एविडेंस का फॉर्म है। एनालॉजी, ये सर्टिफिकेट इज ऑल्सो एन एग्जिबिट, वेरी गुड। सर्टिफिकेट एक प्रकार का एग्जिबिट है। और एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी मतलब कि कोई बात जो आप सामने वाले को समझाना चाह रहे हो, वो एक ऐसे उदाहरण से समझाओ जिस उदाहरण का हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। जिससे कई बार हम मुहावरे नहीं सुनाते, जैसे कि भैया, जैसे अभी मैंने मुहावरा दिया था कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये एनालॉजी है एक प्रकार की। या मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी करता है, वो कहता है यार मैं क्यों करूं वेस्टीज। अब मैंने उसे दुनिया भर के तथ्य दे दिए, एग्जाम्पल दे दिए, उसको समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैं उसे एक उदाहरण देता हूँ। कई बार मैं कहता हूँ यार एक बात बताओ, आप कभी बचपन में हवा के गुब्बारे से खेले हो? वो कहता है हाँ जी खेलो। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि वो हवा का गुब्बारा आपके हाथ से छूट गया हो और घर की छत पे जाके अटक गया हो? तो वो कहता हाँ जी हुआ है। तो तुमने कभी ये देखा कि उस गुब्बारे में इतनी ताकत आ गई हो कि वो छत फाड़ के निकल गया? वो कहेगा यार ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो नौकरी में भी यही होता है भाई, कि आपके अंदर टैलेंट कितना भी क्यों ना हो, आप एक लिमिट के ऊपर ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी लिमिट पहले से किसी ने डिसाइड कर दी है।
लेकिन वही गुब्बारा अगर आप एक खुले आसमान के नीचे लेकर जाते थे और वहां उसकी डोर छोड़ते थे तो वो इतना ऊपर जाता था कि दुनिया उसकी ऊंचाई देखती थी। ये वेस्टीज है। तो यहाँ पे आप कितना कमाओगे आप पे डिपेंड करता है। नाउ दिस इज एन एनालॉजी। तो एनीथिंग विच यू रिलेट, कुछ किसी एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज को अपने बिजनेस से रिलेट कर कर अपने पॉइंट को समझाना, वो एनालॉजी होती है। एंड देन कम्स टी फॉर टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं? जहां पर हम आंकड़े बताते हैं। जिससे कई बार आपने कुछ लीडर्स को देखा होगा कि ये मेरे पहले महीने का चेक था, ये मेरे 6 महीने बाद का पे आउट था और ये मेरा 1 साल के बाद का पे आउट था, तो मैंने इतने % ग्रोथ हासिल करी। या कई बार हम कंपनी की ग्रोथ बताते हैं कि पहले साल में कंपनी का टर्नओवर ये था, उसके 3 साल में ये हुआ और 17 साल में कंपनी 79% की ग्रोथ के साथ आज इस स्थान पे है। राइट? तो जो आप आंकड़े आंकड़े बहुत से होते हैं ना, आप देखते हैं ना, बहुत से एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जहां हम लोग सुनते हैं कि इतने % लोगों का कहना है कि ये प्रोडक्ट काम करता है या ये प्रोडक्ट कारगर है। तो टेस्टिमोनियल्स, मैं शायद गलत बोल गया, पता है मेरा, अगर मैं कहीं गलत बोल रहा होता ना तो मुझे रोक दिया करो, क्योंकि मैं दिन में ना ये 5वीं मीटिंग कर रहा हूँ आज, तो कई बार मेरे साथ भी हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया, जो अभी बताया। टेस्टिमोनियल्स ये नहीं होता, तो स्टैटिस्टिक्स होता है आंकड़े। और आप सब ने मैथ्स के टाइम पे स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा। जो टेस्टिमोनियल है वो क्या है? टेस्टिमोनियल मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी खुद सुना रहा है। जैसे मान लीजिए आज मैं अश्विनी भटनागर जी के बारे में आपको बताऊं कि एक बहुत सफल लीडर हैं सूरत के, तो वो हो गया उनका एग्जाम्पल। लेकिन आज अगर मैं उनको इनवाइट करूं अपनी मीटिंग में कि सर आप आइए और अपने बारे में हमारे लोगों को बताइए, वो हो गया टेस्टिमोनियल। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में खुद बता रहा होता है, मान लीजिए आप किसी की वीडियो दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये लीडर क्या कह रहे हैं अपने बारे में, इनको सुनिए, तो वो उनका वीडियो टेस्टिमोनियल हो गया। राइट? अगर मैं आपके किसी से फोन पे बात करा रहा हूँ कि चलिए मैं आपकी एक लीडर से बात कराता हूँ और सुनना वो अपनी सक्सेस के बारे में क्या बोल रहे हैं, तो वो एक फोन कॉल टेस्टिमोनियल हो गया। राइट? सो टेस्टिमोनियल कि जब वो व्यक्ति खुद अपनी सफलता या अपने प्रोडक्ट के जो बेनिफिट उसे मिले हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं। नाउ एक चीज समझनी है कि हमें ये सारे के सारे यूज करने की जरूरत नहीं। इसमें से जो एज पर सिचुएशन आपको जरूरी लगता है उस समय वो आप यूज करो, और जो आप जिसमें आप बेस्ट हो उसे आप ज्यादा यूज करो। राइट? लेकिन मेक श्योर करें कि आप एविडेंस हमेशा यूज करें अपनी मीटिंग्स के अंदर। नाउ आगे बढ़ते हुए यहां पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, स्पेशली फैक्ट से रिलेटेड। जब आप फैक्ट बता रहे हैं या कोई भी एविडेंस का कोई भी फॉर्म आप यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ वो एविडेंस मत बताओ, उससे जुड़ा हुआ सामने वाले को बेनिफिट क्या है वो भी बताओ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए अभी मैं आपको वेस्टीज के बारे में कुछ चीजें बता रहा हूं। वेस्टीज इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जिसमें 3500 से ज्यादा डीएलसीपी हैं। वेस्टीज के अंदर वर्ल्ड में आज हम 36वीं रैंक पे हैं। हमारे पास 350 प्रोडक्ट हैं। कई बार हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा कि आप ब्ला 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 एक के बाद एक के बाद एक 4 5 6 7 चीजें बता देते हो, लेकिन उन चीजों में से किसी भी चीज का कोई प्रभाव सामने वाले पे नहीं पड़ता। क्योंकि जो ये चीजें आप बता रहे हो इससे सामने वाला अंदर ही अंदर सोचेगा कि यार मुझे क्यों बता रहा है, इससे मुझे क्या फायदा है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। रिमेंबर, इस दुनिया में हर व्यक्ति एक चीज जानना चाहता है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, आप जो कह रहे हो उसमें मेरा क्या फायदा है। तो जब भी आप कोई फैक्ट बता रहे हो उससे जुड़ा हुआ बेनिफिट सामने वाले को क्या हो सकता है वो हमेशा बताना। कि यार 3500 डीएलसीपी है, इसका मतलब आप इंडिया में कहीं पर भी जाके नेटवर्क एक्सपेंड कर सकते हो। आज हम 36वीं रैंक पे हैं, इसका मतलब आपका करियर एक फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ बिल्ड होगा, जहां पर आपको एक सिक्योर स्टेबल प्लेटफॉर्म मिलेगा काम करने के लिए। 350 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, इसका मतलब आप और आपकी टीम में जो लोग जुड़ेंगे वो अपनी मर्जी के प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी जरूरत और अपनी क्षमता के अनुसार वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं आज की मीटिंग में कि वेस्टीज के बारे में जो कुछ भी आप जानते हो एक एक लाइन लिखो, और हर उस लाइन के सामने क्या फायदा मिलेगा सामने वाले व्यक्ति को, क्या फायदा आप उसे बता सकते हो उस एक चीज से जुड़ा हुआ, वो उस व्यक्ति को बताओ। फॉर एग्जाम्पल अभी किसी ने सर्टिफिकेट की बात करी, किसी ने कहा कि वी आर हलाल सर्टिफाइड। अब हलाल सर्टिफाइड होने का फायदा क्या है, क्या है, क्यों बता रहा हूं मैं आपको हलाल सर्टिफाइड? वो इसलिए बता रहा हूं कि यार कल को अगर आप किसी भी एक ऐसे देश में जाकर
अपना नेटवर्क एक्सपेंड कर रहे हो, जहां हलाल का सर्टिफिकेट कंपलसरी है, वहां पर आप वेस्टीज के बिजनेस को जाके बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि वेस्टीज के पास हलाल सर्टिफिकेट। तो जो मैं कह रहा हूं उससे सामने वाले को क्या बेनिफिट मिल सकता है, उस बेनिफिट से एसोसिएट करके अपनी बात को रखिए, राइट नाउ। अब यहाँ पे आपने सामने वाले को पूरे एविडेंस के साथ, हर चीज के साथ अच्छे से प्लान दिया, कहानियां सुनाई, डेमो करा, व्हाटएवर विच एवर थिंग वाज रिक्वायर्ड। बीच बीच में लोगों के डाउट भी होते हैं ना, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपने एविडेंसेस को यूज करा, या एक बारी में आपने अपनी प्रेजेंटेशन दी। नो, कई बार क्या होता है, बीच में सामने वाला व्यक्ति आपको बीच बीच में टोकता है कि अच्छा मेरा एक सवाल है। अब अगर आपको लगता है कि इंस्टेंटली उस समय उस सवाल का जवाब दिया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, तो आप दे दो। लेकिन अगर आपको लगता है यार इस सवाल का जवाब अभी नहीं, पहले मुझे मेरी बात खत्म कर लेने दो, तो उसको ये बड़े प्यार से आप बोल सकते हो कि सर आपके जो भी डाउट्स है ना, मैं चाहूंगा आप एक बार लिखते रहो, और मैं चाहता हूं एक बार मैं आप पूरी प्रेजेंटेशन कर लूं, फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे हम एक साथ ले लें, ठीक है। अब आपने प्रेजेंटेशन कर ली, अब आप करोगे ट्रायल क्लोज। ट्रायल क्लोज यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ट्रायल क्लोज। ट्रायल क्लोज क्या होता है कि मैं अब ट्राई कर रहा हूं कि ये कितना कन्विंस हुआ कि सर आई होप समझ में आया, आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करे, तो व्हाट इज योर से नाउ, शुरू करें। अब वो अपने डाउट्स बताएगा, राइट। अब वो कहेगा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को ना एक प्रॉब्लम है यार, मेरे पास ना टाइम नहीं है, या मान लो वो कह सकता है यार मेरे पास ना लोग नहीं है, यार मेरे पास ना पैसा नहीं है, यार मैं लोगों को नहीं जानता, अरे यार मैं तो सेल्स बैकग्राउंड से, अरे यार मेरे एक दोस्त ने करके देखा था वो सफल नहीं हो पाया, अरे यार जो लोग पहले आते हैं वो ही कमाते हैं, अरे यार तुमने कितना कमाया, ये सारे डाउट्स आते हैं। और आपको अगर पता हो तो मैं एक ट्रेनिंग करता हूं जिसमें मैं इन सारी ऑब्जेक्शंस के ऊपर बात करता हूं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और शायद आपकी टीम के लिए भी मैंने करी थी, वो मेरे यूट्यूब पेज पे है, आप जाकर मेरे यूट्यूब पेज पे उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो एक जब ऑब्जेक्शन की बात आती है, तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का एक सिंपल सा फॉर्मेट है। अभी यहां मैं अलग अलग ऑब्जेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, बट कैसे आपने किसी भी ऑब्जेक्शन को रिस्पॉन्ड करना है उसका फॉर्मेट समझेंगे। और पहले हम ये समझ लें कि ऑब्जेक्शन आना अच्छी बात है, ऑब्जेक्शन इज नॉट बैड। ऑब्जेक्शन नहीं आ रही है तो वो गलत है, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आ रही है इसका मतलब आप सामने वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट जनरेट करने में कामयाब रहे, इसका मतलब वो और जानना चाहता है ना, और जितना ज्यादा आप उसके डाउट्स को क्लियर करेंगे उसका बिलीफ लेवल उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। सो इट्स अ गुड साइन। तो जब आपके सामने ऑब्जेक्शन आती है तो यहां पर एक फॉर्मेट है जिसको बोलते हैं LCPPRB। आप देख रहे हैं लिखा हुआ LCPPRB। L फॉर लिसन, सबसे पहले सुनो वो क्या कह रहा है, बीच में इंटरप्ट मत करो। कई बार क्या होता है सामने वाला अपनी बात खत्म ही नहीं कर पाता और हम बीच में कहते हैं अरे मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो, आप मेरी बात सुनो, और हम बोलना शुरू कर देते हैं ब्ला ब्ला ब्ला। फिर सामने वाला हमें टोकता है, वो कहता तुमने सुना मैं क्या कह रहा था, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, मेरा सब कुछ और था। प्रॉब्लम क्या होती है, आधे से ज्यादा बार हम सामने वाले को सुन इसलिए रहे होते हैं कि इसकी बात खत्म होगी तो मैं ये जवाब दूंगा। वी आर लिसनिंग टू रिस्पॉन्ड, वी आर नॉट लिसनिंग टू अंडरस्टैंड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले को समझने की कोशिश करें। अगर आपने सामने वाले की ऑब्जेक्शन समझ ली तो आपको आई थिंक सोल्यूशन भी आपके हाथ में होगा। फिर आते हैं, पहले आपने सुना, फिर आता है क्वेश्चन, C फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, सामने वाले की चुभन को कम करना। क्वेश्चन का काम क्या होता है, आप सोते हैं तो तकिया लगाते हैं सर के नीचे, क्यों लगाते हैं, आपको चुभन ना हो। आप सोफे पे बैठते हैं तो भी आप क्वेश्चन लगाते हैं कि आपको चुभन ना हो। तो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन का मतलब कि मान लीजिए किसी ने कोई बात कही, उसने कहा जी आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं फॉर एग्जाम्पल, हालांकि इन सारी ऑब्जेक्शंस का जवाब है हमारे पास, लेकिन अगर वो कहता है जी आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, और फिर हम कई बार क्या कहते हैं, हाँ आप सही कह रहे हो, आपकी बात सही है। और आप कभी अपना नोट करना, मुझे नहीं पता आप लोगों ने अपने आप को नोट किया है कि नहीं, लेकिन कई बार ना सामने वाले के सवाल पे हमारा एक ही जवाब होता है जी आप सही कह रहे हो लेकिन आप मेरी बात सुनो, है ना। अब मान लीजिए आप मुझसे कहते हो सिद्धार्थ शर्मा आप बेवकूफ हो, आप गधे हो, और मैं कहता हूं जी आप सही कह रहे हो लेकिन आप मेरी बात सुनो। अब आप कहोगे जब तूने मान लिया तू गधा है तो मैं तेरी बात क्यों सुनूं, राइट। तो सामने वाले के दिमाग में भी यही आता है कि यार जब ये मान रहा है मेरी बात
तो मैं इसकी बात क्यों सुनूं? सो नेवर से कि आप सही कह रहे हो, और कभी किसी को ये भी नहीं बोलना कि आप गलत कह रहे हो। अगर आपने कह दिया कि आप गलत कह रहे हो तो सामने वाले की ना ईगो हर्ट हो जाती है, वो कहता है अच्छा मैं गलत कह रहा हूँ, अब बताता हूँ सही कौन है और गलत कौन है। तो वो मतभेद से मनभेद में कन्वर्ट हो जाता है कॉन्वर्सेशन, वो एक आर्ग्यूमेंट बन के रह जाता है। सो कभी ये नहीं बोलना कि आप सही कह रहे हो, या कभी ये नहीं बोलना कि आप गलत कह रहे हो। सामने वाले को एक ही बात बोलनी है कि जी मैं आपकी बात समझ सकता हूं, बस, इसके ऊपर कुछ नहीं कहना। मैं आपकी बात समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो, राइट? यही लाइन है, और इस लाइन को रट लो। जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी कहता है उसको बोलो मैं आपकी बात समझ सकता हूं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, राइट? देन कम्स पी फॉर पैराफ्रेज। अगला स्टेप होता है पैराफ्रेज। पैराफ्रेज मतलब कि जो सामने वाले ने कहा उस बात को कंफर्म करने के लिए अपने शब्दों में दोबारा दोहराकर पूछ लेना, पैराफ्रेज। पैराफ्रेज याद रखना पैरेट से। पैरेट, पैरेट क्या करता है? दोहराता है ना, जो आप कहते हो वही दोहराता है ना, पैरेट। तो ऐसे पी फॉर पैरेट, पी फॉर पैराफ्रेज, आपको याद रहेगा। तो पैराफ्रेज मतलब रिपीट करना जो वो कह रहा है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा जी सारी कंपनीज एक जैसी होती है भाई साहब, आपकी कंपनी भी बाकी कंपनीज की तरह है, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो अगर मैं आपको सही समझाऊं तो आई थिंक क्या आप ये जानना चाहते हैं कि बाकी कंपनीज में और वेस्टीज में क्या अंतर है? क्या यही आपका डाउट है? तो आप देख रहे हो मैं कंफर्म कर रहा हूं, अपने शब्दों में उसकी बात को दोहरा रहा हूं। या मान लीजिए कोई कहता है आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ओके, मैं समझ सकता हूं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में वेस्टीज के प्रोडक्ट कितने कॉस्ट इफेक्टिव हैं, आप ये जानना चाहते हैं? क्या आपका ये डाउट है, राइट? देखा मैंने जिस तरीके से कहा, आप देख रहे हैं कि दिस इज अ बेटर वे। नाउ अब सामने वाला दो बातें बोलेगा, या तो वो बोलेगा हाँ मैं यही, एक्चुअली मेरा डाउट यही है, या हो सकता है सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं, मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था। तो अगर वो कुछ और कहना चाह रहा था तो सुन लो, ताकि आपको भी कंफर्म हो जाए कि वो जानना क्या चाह रहा था, राइट? इससे पहले कि आप जवाब देना शुरू करो। फिर कम आता है पी, एक और पी। पी मतलब पीलिंग दी अनियन। प्याज जो होता है ना उसको अनियन बोलते हैं, और अनियन को हम में से बहुत से लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी प्याज को छीला होगा। काटने में और छीलने में अंतर। तो छीलते हैं तो आप उसकी परत पे परत उतारते जाते हैं, आप देखते हैं एक परत के नीचे एक और परत छुपी होती है। बहुत बार सामने वाले की ऑब्जेक्शन के नीचे एक और ऑब्जेक्शन छुपी होती है जो अभी तक वो उसने आपको बताई नहीं, और कई बार वो पहली वाली से बड़ी ऑब्जेक्शन होती है, लेकिन वो ला नहीं रहा होता सामने, वो भी कह नहीं रहा होता, वो आखिरी के लिए बचा के रख रहा होता है। और क्या होता है, आप एक सवाल का जवाब दोगे फिर वो दूसरा सवाल करेगा, फिर दूसरे सवाल का जवाब दोगे फिर वो तीसरा करेगा, फिर तो आप पूरे दिन टेबल टेनिस ही खेलते रह जाओगे, राइट? तो इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी ने अगर कोई डाउट है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन है, अब आपने पैराफ्रेज कर लिया, अब आप उससे एक चीज और पूछो कि सर आई होप आपका यही है ना मेजर डाउट, इसके अलावा कोई और तो नहीं है ना? मतलब अगर मैं ये सवाल का जवाब दे दूं तो आई होप फिर तो कोई इशू नहीं रहेगा, राइट? मतलब आप दूसरे शब्दों में उससे ये कह रहे हो कि अगर मैं इस सवाल का जवाब दे दूं फिर तो ज्वाइन कर लेगा ना, आप कहना ये चाह रहे हो, राइट? तो दो बातें होंगी, या तो वो कहेगा नहीं बस यही मेरा डाउट है, या हो सकता है वो कहे कि नहीं ये तो है, पहले इसका जवाब दो, फिर एक और है, कुछ और भी पूछना है मुझे। उसको बोलो नहीं नहीं आप अभी बता दो सर, मैं काम करता हूँ ना, आपके जो भी मेजर डाउट है मैं एक बार लिख लेता हूँ। वो कहता है यार एक डाउट और है, मैं ना ये भी कह रहा हूँ कि जो पहले आते हैं ना वही कमाते हैं, बाद वाले नहीं कमाते इसमें। अच्छा ये भी डाउट है, चलिए ये भी लिख लिया। तो मतलब मेन डाउट आपके यही दो है ना, और तो कोई इशू नहीं है ना, मेन तो यही है। तो वो कहता है हाँ चलिए अब इन दोनों पे बात करते हैं। तो नाउ आपने क्या करा कि जो आने वाली थी ऑब्जेक्शन आपने पहले भी वो भी निकलवा ली, राइट? नाउ कम्स आर फॉर रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का मतलब अब आप जवाब दोगे। अब देखा कितना कुछ करने के बाद आप जवाब दे रहे हो। होता क्या, बहुत बार हम सीधा जवाब देने की हम बिल्कुल तैयार होते हैं कि इसने पूछा बड़ 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 जवाब देना शुरू कर दिया, और फिर वहां मीटिंग खत्म होने के बाद हम सोचते हैं यार मैं इससे बेटर जवाब दे सकता था। लेकिन जब आप इतना कुछ कर रहे होते हैं तो आपका बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा होता है कि मुझे इस व्यक्ति को जवाब क्या देना है।
ना जब आप रिस्पॉन्ड पे आते हैं तो रिस्पॉन्ड करने का एक सिंपल सा फॉर्मेट है, फील, फेल्ट, फाउंड। मतलब आई नो हाउ यू फील, कि सर मैं समझ सकता हूं आप ऐसा फील क्यों कर रहे हैं। आई फेल्ट द सेम वे, फेल्ट मतलब मुझे भी ऐसा लगता था, या आपकी तरह बहुत से लोगों को ऐसा लगता था। बट देन दे फाउंड द रियलिटी, लेकिन बाद में उन्हें हकीकत का पता चला जब उन्होंने चीजों को समझा। और चीजें कुछ इस प्रकार है। नाउ हर ऑब्जेक्शन को आंसर करने का एक ही तरीका है रिस्पॉन्ड करने का, फील, फेल्ट, फाउंड। मैं समझ सकता हूं आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता था शुरू में, लेकिन बाद में मुझे चीजें समझ में आनी शुरू हो गई, और जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको समझाता हूं। राइट, फील, फेल्ट, फाउंड, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। और याद रखना, दुनिया की कोई ऐसी ऑब्जेक्शन नहीं है जिसको इस एक फॉर्मेट से हैंडल नहीं किया जा सकता। राइट, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने अपनी वाइफ से अगर ये कहा, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं, आप कहोगे वेस्टीज के उदाहरण देते रहते हो, कुछ अलग भी दिया करो। तो आज मान लीजिए मेरी वाइफ को मैंने कहा कि खाने में आज सब्जी बनाओ, और मेरी वाइफ कहती है नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल। राइट, और मुझे खानी सब्जी है ना, ये डायलॉग कहीं सुना हुआ लग रहा है ना, नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। तो तो मैं क्या करूंगा ना, दिस इज एन ऑब्जेक्शन, हाउ विल आई हैंडल दिस, कि मैं समझ सकता हूं कि तुम आज पोहे क्यों बनाना चाह रही हो, क्योंकि पोहे खाए हुए में बहुत दिन हो गए। तो अगर मैं तुम्हारी बात सही समझ पाया हूं, तो क्या तुम आज पोहे इसलिए बनाना चाह रही हो कि हमारी जो डाइट है वो थोड़ी और हेल्दी हो, और क्योंकि काफी दिन से हम हैवी हैवी खा रहे हैं, और लाइट खाए हुए काफी टाइम हो गया, क्या यही कारण है पोहे बनाने का? एंड वाइफ सेज यस, यही कारण है। और मुझे पता है मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी लेडीज भी हैं, और वो सोच रही होंगी कि ये आप कैसा एक पुरुष प्रधान एग्जाम्पल ले रहे हो। बट कुछ भी ले सकता हूँ, बट मेरे दिमाग में अभी ये आया, इसलिए मैं ये उदाहरण ले रहा हूँ। राइट, सो आई विल जस्ट कंफर्म कि यही कारण है। वो कहती है हाँ यही कारण है। तो आई थिंक मतलब और तो कोई रीजन नहीं है ना पोहे बनाने का। अब मैं पील दी अनियन कर रहा हूँ, कहती नहीं और कोई रीजन नहीं है, हेल्दी डाइट खाया करो, 4 दिन से तला खा रहे हो, कभी कल फंक्शन था वहां भी गए थे, वहां भी तुमने तला हुआ खाया था, आज कुछ हेल्दी खाएंगे। ठीक है, नाउ मैं समझ सकता हूँ कि तुम पोहे क्यों बनाना चाह रही हो, मुझे समझ में आ गया। इनफैक्ट मुझे भी यही लगा था आज शाम को कि कुछ हेल्दी खाना चाहिए, और मेरा भी यही शाम तक थॉट प्रोसेस था। लेकिन पता है क्या, कल ना मेरा व्रत है। कल क्या वार है? वार क्या है अश्विनी जी? बृहस्पतिवार है मेरे ख्याल से। कल थर्सडे है, हाँ बृहस्पति। हाँ, बृहस्पतिवार को मेरा व्रत है, तो कल मेरा व्रत है, कल पूरे दिन कुछ खाऊंगा नहीं। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना थोड़ा अच्छा खा लिया जाए, ताकि कल अगर सुबह कुछ खाऊं भी ना और जल्दी ऑफिस निकल जाऊं, तो ऐसा ना लगे कि यार रात को भी कुछ नहीं खाया था और अभी भी कुछ नहीं खाया है। तो पोहे तुम बना लो, अगर उसके साथ थोड़ी सी गोभी आलू भी बन जाती तो आई थिंक थोड़ा अच्छा रहता। नाउ आई एम कमिंग टू द क्लोज। राइट, तो दुनिया की कोई ऐसी ऑब्जेक्शन नहीं है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते बाय दिस पर्टिकुलर मेथड। अब हम आते हैं क्लोजिंग पे, मैं आपको अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। राइट, आप कहोगे बहुत पका रहे हो सिद्धार्थ जी। सो अब मैं आता हूं यहाँ क्लोजिंग पे। क्लोजिंग मतलब कि आपने अब ऑब्जेक्शन हैंडल कर ली, नाउ इट इज द राइट टाइम टू क्लोज। क्लोजिंग बहुत जरूरी है। बहुत बार हम लोग क्लोजिंग नहीं करते, सब कुछ कर लिया, ऑब्जेक्शन हैंडल कर ली, प्लान दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन क्लोजिंग कैसे कर? तो क्लोजिंग के अलग अलग मेथड्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एंड देर आर 6 मेथड्स ऑफ क्लोजिंग। सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट क्लोज। डायरेक्ट क्लोज क्या होता है? जहां पे आप डायरेक्टली बोलते हो, मतलब इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधा कि चलिए मैम, आई होप अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि वेस्टीज क्यों करना है। तो चलिए मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ, या बताता हूँ कि कैसे आपको शुरू करना है। सबसे पहले तो हमें आपकी आईडी ग्रीन करानी है, और सबसे पहले हमें आपका फॉर्म फिलअप करना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू फिल दिस फॉर्म, और फिर एक अच्छी शुरुआत करते हैं। वेलकम टू वेस्टीज। डायरेक्ट मेथड, इधर उधर नहीं देखना, सोचना नहीं, घबराना नहीं, सीधा अटैक, डायरेक्ट अप्रोच। राइट, करो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सामने वाला ज्वाइन कर लेगा। मुझे पता है आप इसका उल्टा सोच रहे थे,
है ना। लेकिन कहता हूं ना, वेस्टीज में हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हो जाएगा, ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, दिस इज डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या होता है मेथड ज्वाइनिंग का, ऑल्टरनेटिव चॉइस मेथड। ऑल्टरनेटिव चॉइस मेथड क्या होता है, जहां पर हम सामने वाले को ये नहीं बोलते कि आप प्रोडक्ट लोगे, आप ज्वाइन करोगे, हम ये पूछते नहीं है, हम उसे दो ऑप्शन देते हैं कि अच्छा सर मुझे फिर, आई होप अब आपका डाउट भी क्लियर हो गया मैम। तो मुझे बताइए, अभी आप 100 पीवी की मल्टीपल कंसिस्टेंसीज के साथ ज्वाइन करना चाहेंगी या सिंगल कंसिस्टेंसी के साथ ज्वाइन करना चाहेंगी। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आप ज्वाइन करोगे कि नहीं, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से एक चुन लो, राइट। या आप 100 पीवी के साथ ज्वाइन करेंगी अभी, या 60 पीवी के साथ ज्वाइन करेंगी, या अभी आप इस प्रोडक्ट की 3 बॉटल लेंगी या 2 बॉटल लेंगी, सिंपल। या अभी आप हेल्थ केयर में से चूज करेंगे या पर्सनल केयर में से चूज करेंगे। ये एक मेथड होता है क्लोजिंग का। तीसरा मेथड क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप मेथड। नेक्स्ट स्टेप मेथड क्या होता है, जहां पे आप सामने वाले को साइकोलॉजिकली ये रियलाइज करा रहे होते हो कि यार अभी का काम तो हो गया, अब इसके बाद अगला क्या करना है वो बताता हूं। कि चलिए सर, आई होप अब आपका डाउट भी क्लियर हो गया है, और आई थिंक हमने काफी अच्छा डिस्कशन किया। तो अभी हम ये कंप्लीट करते हैं, और अब उसके बाद अगले हफ्ते कंपनी का एक सीएनटी प्रोग्राम होना है या एक वीआईपी प्रोग्राम होना है, और मैं चाहता हूं कि आप उस वीआईपी प्रोग्राम को अटेंड करें, ताकि आपको ये समझ में आए कि अब आगे की वर्किंग कैसे करनी है, राइट। या कुछ भी समथिंग लाइक कि चलिए अभी फॉर्म फिल करते हैं, और अब हम आज की डेट में हमें सबसे पहला काम क्या करना है, फॉर्म फिल करने के बाद हमें आपकी आईडी एक्टिवेट करानी है, ताकि आप स्कीम्स का, ऑफर्स का बेनिफिट ले पाए। तो अभी का जो स्टेप है उसको ओवरलैप करके अगले स्टेप की बात करो, ताकि उस व्यक्ति को साइकोलॉजिकली ये रियलाइज हो कि अभी वाला तो हो ही गया, ये तो मुझे इससे आगे का स्टेप बता रहा है, मतलब ये तो मुझे करना ही है, राइट। दिस इज वन वे ऑफ क्लोजिंग। इसके बाद जो चौथा वे होता है क्लोजिंग का, वो होता है अपॉर्चुनिटी मेथड। अपॉर्चुनिटी मेथड क्या होता है, इसको अर्जेंसी मेथड भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अर्जेंसी, जहां पे सामने वाला जब टाल मटोल कर रहा होता है, या अभी कह रहा होता है देखूंगा बताऊंगा, तो वहां पे आप उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो कि सर देखो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इस महीने की जो ये ऑफर है ना, अगले महीने होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, और मेरे हिसाब से अभी तक की बेस्ट ऑफर फरवरी के महीने में कंपनी ने लॉन्च करी, और अगर अभी आप ज्वाइन कर लेते हो तो सर कंसिस्टेंसी भी कर जाओगे और इस ऑफर का बेनिफिट भी ले जाओगे, राइट। अगले महीने तो फिर हम सीधा फास्ट स्टार्ट 8% या फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बारे में प्लानिंग करेंगे। सर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना टाइम तो वेस्ट कर ही दिया, अब क्यों ना एक अच्छी शुरुआत करें, अर्जेंसी क्रिएट करो। जैसे आप देखते हैं ना, कई बार कुछ लोग होते हैं जो आपको कॉल करते हैं कि सर आज ही का दिन है ये ऑफर के लिए, आज हमारा लास्ट 2 टिकट बचे हैं या लास्ट 2 सीटें बची हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है जो यूज किया जाता है क्लोजिंग के लिए। देन कम्स माइनर पॉइंट मेथड। माइनर पॉइंट मेथड क्या होता है, किसमें आप किसी माइनर पॉइंट पे बात करते हो, मतलब ये थोड़ा सा ना मैं आपको करके दिखाता हूं। इसमें क्या होता है कि आप अपना, जैसे अगर मान लो फॉर्म साइन कर रहे हो या फॉर्म भरने जा रहे हो, तो आप उस व्यक्ति की तरफ नहीं देखोगे। अब आप फॉर्म हाथ में लोगे और कहोगे चलिए, तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, राइट। मुझे बताइए, फॉर्म आपके नाम से फिल होगा या मैडम के नाम से होगा। आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, आप हाथ में पेन है, डायरी है, या हाथ में फॉर्म है, और आप उससे इतना ही पूछ रहे हो कि अच्छा आपके नाम की स्पेलिंग क्या होगी सर, मुझे बताना जरा। अच्छा, आपके नाम से कि भाभी जी के नाम से। नाउ व्हाट आर यू डूइंग। अब उससे ये नहीं पूछ रहे हो कि तू ज्वाइन करेगा कि नहीं, उसे दिख रहा है आपने फॉर्म हाथ में लिया हुआ है, उसे दिख रहा है आप फोन में हाथ में लेके फोन की तरफ देख रहे हो, उससे सिर्फ पूछ रहे हो। ये होता है माइनर पॉइंट मेथड। क्योंकि वो अगर आपको रोकना भी चाहेगा ना, अरे अरे सर ये सब बाद में करेंगे, तो मुझे आप डिटेल्स बताओ ना, आप हो तो गया इतना, आप क्लियर करते हैं, आगे बढ़ो यार लाइफ में, जल्दी बताओ डिटेल्स, राइट। लेट्स फिल इट अप, बाद में देखेंगे, अगर कुछ और क्वेश्चन होगा विल टेक इट अप, राइट। सो दिस इज अ वे ऑफ क्लोजिंग। सबसे आखिरी मेथड क्या होता है, वेइंग मेथड। वेइंग मेथड क्या होता है, जहां हम तुलना करते हैं दो चीजों की, कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं अभी भी हिचकिचा रहा है, घबरा रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, राइट, तो व्हाट यू कैन डू,
आप उसको बोलो चलिए सर मैं आपकी हेल्प करता हूँ डिसीजन लेने में, राइट, आई विल हेल्प यू टू टेक अ डिसीजन। आप एक कागज उठाओ, उस कागज के बीच में लाइन खींचो। वेइंग मेथड के अंदर हम एक कागज का इस्तेमाल करते हैं, बीच में लाइन खींचते हैं और उससे कहते हैं ये वाला हिस्सा आपका और ये वाला मेरा। अब मुझे ये बताओ कि अभी भी क्या चीज आपको रोक रही है, अभी भी क्या डाउट है आपका, आपको अभी भी क्यों लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो या आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो उससे पूछो। अब यहाँ पे क्या होगा, उसके जो बचे हुए डाउट्स हैं वो भी निकल के आएंगे। वो कहते हैं यार मुझे ना लगता है लोग क्या कहेंगे, वो तो ना कुछ भी बोल सकता है, वो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यार टाइम कैसे निकाल पाऊंगा, या जो भी उसके एक दो कारण होते हैं वो लिख लो। अच्छा ये कारण है, और अच्छा इसलिए, और कुछ। वो कहता है नहीं नहीं बस यही है, यही है ना, दो या तीन आपने बताए हैं ना, इनको कैसे ओवरकम करना है वो मैं आपको बता दूंगा और अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर हम बात कर लेंगे। लेकिन अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, आइए मैं अब इस तरफ लिखता हूं, अब मेरी बारी। और अब आप अपनी साइड भरना शुरू करो, और मुझे पता है आप तो पूरा पेज भर दोगे, तो किसका हिस्सा ज्यादा भारी होगा आपका। ये एक मेथड होता है जहां हम किसी भी चीज के प्रॉस एंड कॉन्स दिखा के सामने वाले व्यक्ति को डिसीजन लेने में उसकी मदद करते हैं, राइट। होता है ना कई बार कोई व्यक्ति जॉब इंटरव्यू के लिए भी जा रहा होता है, एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए, तो वहां भी वो प्रॉस एंड कॉन्स देखता है, फायदे क्या है नुकसान क्या है, ज्वाइन करूंगा तो क्या फायदे मिलेंगे, नहीं करूंगा तो क्या नुकसान होंगे। सो प्रॉस एंड कॉन्स दिखाना सामने वाले व्यक्ति को, डिसीजन लेने में उसकी मदद करना, दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, दैट्स ऑल। एंड फाइनली प्लान देते रहो, आगे बढ़ते रहो, नहीं करता कोई बात नहीं, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। मुझे भी ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे साथ जो आज वेस्टीज में हैं, लेकिन एक टाइम था जब मैंने उनको प्लान दिखाया था तो वो लोग मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब लॉकडाउन आया, पेंडेमिक आया, कोरोना आया, उनमें से कई लोगों ने मुझे दोबारा अप्रोच किया कि यार वो आप एक कॉन्सेप्ट बता रहे थे ना, वो कॉन्सेप्ट क्या था। मैं कहता हूँ अच्छा आ गई याद, ओके तब तो तुमने मना कर दिया था। तो पता है मेरे को क्या सुनने को मिला, सुनने को ये मिला यार वो ना तुमने ढंग से नहीं समझाया था, जरा एक बार ढंग से समझाओ तो हम देखें कि करना है कि नहीं। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका आज टाइम नहीं होता करने का, या आज उन्हें जरूरत महसूस नहीं हो रही होती, बट यू जस्ट कीप मूविंग, राइट। तो ये था पूरा प्रेजेंटेशन कि आप कैसे एक और इफेक्टिव प्लान दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड अश्विनी भटनागर जी, ऑल नाउ ऑन टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और जैसा कि अब आप भी देखेंगे कि चैट बॉक्स में देखिए आपके थैंक्स के मैसेजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा थैंक यू। लगा है लोगों को। और थैंक यू। आज हमने सीखा कि प्रोस्पेक्ट्स की जरूरतें क्या-क्या है, किस जी तरीके से हम उनको अपने वेस्टीज में ला करके उनको भी एक अपॉर्चुनिटी थमा सकते हैं। तो राइट। ये सेशन एक्चुअली सिद्धार्थ जी ने हमें 2 बार दिया, क्योंकि आज भी उन्होंने शुरुआत से ही शुरू किया। क्योंकि कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे जिन्होंने पहला सेशन नहीं अटेंड कर पाए होंगे। तो आज हमने सारी चीज़ें दोबारा से समझी, बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ, बिल्कुल सधा हुआ प्रेज़ेंटेशन। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, अब सारी चीज़ें मैं रिपीट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी मुझे आपकी वो टीएसडी, टॉप सक्सेस ड्राइवर लिस्ट जो है, जिसमें बिगिन विद टीएसडी, भाई उसकी जो भी ज़रूरत है, जैसे हेल्थ है या अर्ली रिटायरमेंट, फॉरेन ट्रिप, लग्ज़री कार, या ये सब जितने भी आपने बताए, वो सब में से कहीं न कहीं तो कोई एक चीज़ तो उसकी रिक्वायर्ड होगी। किसी को नेम और फेम, किसी को सोशल सर्विंग द सोसाइटी के लिए काम करना है। तो यानी कि हम सबको यही सब चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले हमें वो चीज़ें पकड़नी है, ताकि वो चीज़ वो हमारे साथ में उसको अच्छे से समझ करके और उसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी की तरह देख कर ले करके फिर हमारे प्रेज़ेंटेशन को सुने। और साथ-साथ आपने और भी बहुत सारी चीज़ दी। थोड़ा-सा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट भी आपने दे दिया आज हमें, जो जी। कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा आपका फ़ेवरेट पार्ट है वो। मैं अक्सर उसका आपका यूट्यूब पे मैं देखता हूँ और उसे सुनता हूँ कई बार, क्योंकि जब जब मैं सुनता हूँ तब मुझे नई चीज़ें मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें बात करनी है और चीज़ों को जो है वहाँ तक लेके जाना है कि बिल्कुल उन्हें फाइनल करके, यानी कि उनको साइन अप करा करके ही हमें छोड़ना है। लास्ट
बट नॉट द लीस्ट क्लोजिंग मेथड, ये भी बहुत बढ़िया था, शानदार था, जो आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें किस तरीके से क्लोजिंग कराना है उसके बहुत सारे। तो सच में आज का सेशन हमारे लिए बहुत जबरदस्त रहा। जो लोगों ने भी अटेंड किया है उन लोगों को तो मजा आया ही होगा। देखिए हर्षा बहन भी तालियां बजा रहे हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो सिद्धार्थ जी, हमारे फेवरेट तो आप हैं ही हैं। मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है और भी बहुत सारे लोग हमारी जो टीम के, उनके आप फेवरेट हैं, क्योंकि अक्सर एक डिमांड आती है कि सिद्धार्थ जी का सेशन रखवाइए। तो फिलहाल तो अभी ऐसा है कि आपका सेशन हुआ है, फिर हम आपको याद करेंगे थोड़े समय बाद। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी, वो ये कि नेक्स्ट सैटरडे में जैसा कि लीडर्स का सेशन होता है, तो हमारी टीम के एक बहुत ही शानदार जुझारू लीडर, जिसको कि कहा जाता है कि वो एक बार कोई चीज तय कर लेते हैं तो उसको पूरा करके छोड़ते हैं, उससे पहले वो कभी भी पीछे हटते नहीं है। और अक्सर मेरी उनसे बात होती रहती है, आप शायद समझने लगे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ सुनीता पिपलवा जी की। तो सुनीता पिपलवा जी का सेशन आ रहा है, टॉपिक मैं जरूर आपको 1-2 दिन में बता दूंगा, पोस्टर भी मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ यहाँ सूरत के लिए एक न्यूज कि मेगा CNT सेमिनार जो कंपनी का होता है, वो आने वाले संडे को दोपहर में 2 बजे शिव गौरी ऑडिटोरियम में रखा गया है। तो टाइम से, अपने टाइम से आप वहां पे पहुंचे अपनी टीम के साथ। और एक चीज ये है कि कोविड का रेस्ट्रिक्शन है अभी 50% का, तो शायद 150 से 200 लोग ही अलाउड है, इससे ज्यादा नहीं है। तो अपनी सीट सिक्योर करने के लिए जरूर टाइम से पहुंचिएगा, कहीं आपको निराश ना होना पड़े, क्योंकि ये अभी हमें फॉलो करना पड़ता है, वो हमें इससे ज्यादा अलाउ नहीं करते। तो जल्दी फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आपसे, तब तक के लिए विश यू वेल्थ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।